2007 में मुझे इलेक्ट्रिक करंट लगा 11,000 वोल्टेज का। तो मैं वहाँ पे वैसे ही रैंडमली चेकअप करवाने के लिए गया, तो शायद मेरे अल्लाह पाक ने मुझे लेके जाना था, कुछ ना कुछ वसीला बना था। चीज़ पकड़ के अपने मुँह में डाली थी ना, वो जो फीलिंग्स थी ना मेरे लिए बड़ी कहते हैं ना अनकाउंटेबल थी कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था कि मैं उनकी मुझे बात याद है जिन्होंने मेरी लाइफ़ को बदल दिया। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा पहले जो था उन्होंने एल्बोस रख के कटिंग किया, देन फिर आहिस्ता-आहिस्ता करते शोल्डर तक ले गए। कि अगर अल्लाह पाक अगर एक दरवाज़ा बंद करता है तो 70 खोलता है। लिख मैं खुद रहा होता था, लेकिन मदद करने के लिए मेरे अल्लाह पाक ने कोई ना कोई साथ दिया होता था कि मेरा रवानगी से कोई ना कोई चीज़ें चल रही हैं, कुछ ना कुछ हो रहा है। क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो की डेथ थी, तो इसलिए बड़ा मुश्किल से हम लोग कोर्ट वगैरह पहुँचे और इधर एक हॉस्पिटल था, वहाँ पे हम गए। आपका अमेरिका में भी जाना हुआ, तो अमेरिका आप किस सिलसिले में गए थे? डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान रोहाब राना आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद ज़ीशान, जो कि 9 साल की उम्र में करंट लगने से अपने दोनों बाजू जो है वो गंवा बैठे हैं, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और 2009 में आके अपनी स्टडीज़ को दोबारा से कंटिन्यू किया और मुनफरिद काम ये किया कि आवाज़ से चलने वाली गाड़ी भी बना डाली, अपनी स्टडीज़ को भी कंप्लीट कर लिया, एक निजी ऑफिस में जॉब भी करते हैं और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ीशान, मुझे सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि ये सारा वाक़या हुआ किस तरह से? 2007 में मुझे इलेक्ट्रिक करंट लगा 11,000 वोल्टेज का। जब बेनज़ीर भुट्टो की डेथ वगैरह हुई हुई थी, तो तब छुट्टियाँ थी, तो मैं छत पे पतंग वगैरह उड़ा रहा था। तो जो वायर्स जो थी वो बड़ी नियर टू हाउस गुज़रती थी और मेरा हाथ जो है उनके ऊपर राइट हैंड जो है टच हो गया और जो है वो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास आउट होते हुए लेफ्ट हैंड से बाहर हो गया। तो मैं काफ़ी ज़्यादा ऊपर ऊंचाई पे खड़ा था, तो मैं जब नीचे गिरा तो मुझे तब याद नहीं, घर वाले बताते होते हैं कि मतलब तुम्हें जैसे मतलब टच किया, अगर तुम्हारे अंदर जैसे बॉडी में करंट फील होता है उस तरह हुआ। तो डॉक्टर्स ने जो मतलब उस टाइम मैं ओकाड़ा में था, तो डॉक्टर ने जो फ़ौरन ही जो अपना ट्रीटमेंट होता है फर्दर ट्रीटमेंट शुरू किया और उसके बाद मुझे लाहौर रेफ़र कर दिया। क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो की डेथ थी, तो इसलिए बड़ा मुश्किल से हम लोग लाहौर वगैरह पहुँचे और इधर एक हॉस्पिटल था, वहाँ पे हम गए। तो उन्होंने 2 दिन तो वैसे भी हाथ नहीं लगाया कुछ भी, क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। 2 दिन के बाद डॉक्टर एक आया और उसने मुझे जो है ना उसने पहले चेक वगैरह किया और उसने जो है राइट हैंड के ऊपर चेक किया और लेफ्ट हैंड को चेक किया। उसने बाद में मुझे कहा घर वालों को कि राइट हैंड को हमें एम्पूटेट करना पड़ेगा शोल्डर से। तो पापा बड़ा वेरी हार्ड मेरे पापा के लिए कि अब एक 2 साल का बच्चा उनका और उनके बाबू को उन्होंने कटिंग का डॉक्टर्स ने कह दिया है। तो बड़ा मुश्किल से पापा ने डिसीजन लिया और उसको कटिंग करने का डॉक्टर्स को कह दिया। हफ्ते 10-15 दिनों बाद उन्होंने कहा जी हमने लेफ्ट हैंड को भी एम्पूटेट करना है, क्योंकि उसके दौरान जो है वो बड़ा ज़्यादा ना हमारे मेरे मसल्स के हैं, दोनों हाथों के मसल्स को बड़ा डैमेज कर चुके थे। जो उनको समझ आ रही थी, आई डोंट नो कि अब वो उनको जो भी समझ थी उन्होंने बस जो भी उनके लिए प्रोसीजर चल रहा था वो उसको बस कंटिन्यू किए जा रहे थे और उतारी जा रहे थे चीज़ें वगैरह। बट फिर मतलब आपकी जो राइट आर्म है, राइट बाजू है जो आपका, वो कितनी बार उन्होंने कट किया? पहले जो था उन्होंने एल्बोस रख के कटिंग किया, देन फिर आहिस्ता-आहिस्ता करते शोल्डर तक ले गए। तो उन्होंने 10 से 15 दिनों बाद कह दिया जी हमें लेफ्ट हैंड भी कटिंग करना पड़ेगा और मेरे बाबा ने कहा नहीं, हम मतलब आगे आप लोग बड़ा जुल्म कर चुके हैं बच्चे पे मेरे पे और आप लेफ्ट हैंड पे भी कह रहे हैं। तो मेरे बाबा फिर मुझे इस्लामाबाद ले गए। इस्लामाबाद रेलवे रावलपिंडी में रेलवे हॉस्पिटल थे, डॉक्टर रशीद साहब। उन्होंने फिर मेरा ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट किया। उन्होंने देखते पहले मुझे कहा कि यार बच्चे पे आप जुल्म करा रहे हो। तो मुझे वहाँ पे 6-7 महीने लगे, मेरा ट्रीटमेंट चलता रहा। डॉक्टर्स ने फिर मेरे थाइस से जो है वो मेरे वो जो है स्किन वगैरह उतार के फिर मेरे बाजू पे लगाई ताकि जल्दी ट्रीटमेंट जो है वो हो सके, इसको कवर अप जल्दी कर सकें। तो 2007 ये जो 2008 में तो ये मतलब 7 से 8 माह मुझे लग गया अपने ट्रीटमेंट और अपने ज़ख्म वगैरह से निकलते ही। तालीम की जानिब वापस कैसे आना हुआ? स्टडी को कंटिन्यू करने में बड़ा मुश्किलात हुई, क्योंकि आप जब भी किसी इदारे में जाते हैं तो बड़ा हार्ड होता है आपके लिए कि आप उस इदारे को फ़ौरन ही अफेक्ट कर सकें या इदारा आपके अफेक्ट कर सके आपको, क्योंकि वहाँ के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बड़ा आपको मतलब डिफ़िकल्ट होता है आपका उनके साथ इन टच होना, क्योंकि आप एज ए नॉर्मल पर्सन ट्रीट नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि बड़ी चीज़ें डिफ़िकल्ट हो रही होती हैं आपको, क्योंकि मेरे पास सब हैंड्स थे नहीं, तो लिखना, खाना पीना, उठना बैठना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो बाबा ने जब स्टार्टअप लिया तो स्टडी का मतलब मैंने जब स्टार्टअप लिया तो बाबा ने मुझे ना एक जो होता है हमारे डिसेबल्स बच्चों का जो स्कूल होते हैं वहाँ पे मुझे ले गए। तो मैं बड़ा मतलब अपने को फील कर रहा था कि मतलब मैं जो कहते हैं ना मेंटली फील ठीक हूँ, मेंटली जो है मैं ठीक हूँ, बट मेरे हैंड्स का कुछ प्रॉब्लम्स है।
डॉक्टर्स जो वहाँ के जो टीचर्स थे उन्होंने फ़ील किया कि यार बच्चा ठीक है, आप इसको किसी ऐसे इदारे में लेके जाएँ जहाँ पे इसको जो है वो इसका कुछ ना कुछ फर्दर जो है स्टडी वो कंटिन्यू कर सके। तो मेरे जहाँ मैं पहले पढ़ रहा था 4th क्लास में मेरे साथ ये वाक़या हुआ था, तो जहाँ मैं पहले स्टडी कर रहा था कंटिन्यू, तो वहीं पे जो ओनर टीचर्स ने कहा कि आप इसको यहीं पे लेके हम इसको कंटिन्यू करवाएँगे। तो मेरे लिए बड़ा ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी थी कि मेरे अपने दोस्तों के पास वापस चला गया और सारा कुछ उन्होंने बड़ा हेल्प और वगैरह की। इसमें टीचर्स टीचर्स का बड़ा, प्रिंसिपल का हमारी का बहुत शुक्रगुज़ार है कि उन्होंने बड़ा एक इनिशियल रोल लिया कि नहीं हम इसको दोबारा कंटिन्यू करवाएँगे, इसका आप बेफ़िक्र हो जाएँ, कुछ भी नहीं हुआ इसको। तो फिर मैंने 8th क्लास तक वहीं तक कंटिन्यू किया, फिर मैंने 9th 10th अपनी जो है सूफ़ा एजुकेशन कॉम्प्लेक्स की, और फिर मैंने मैट्रिक जो है फिर मैंने पंजाब कॉलेज से की, और बैचलर इन कंप्यूटर साइंस मैंने। अच्छा मुझे बताइएगा कि हमारा मुआशरा या किसी स्पेशल बच्चे या नॉर्मल बच्चे को बड़े मुनफरिद अंदाज में ट्रीट करता है, बड़े अलग से तरीके से ट्रीट करता है, तो इस तरह की जो है वो चीज़ें आपको ख़ानदान में तो अमूमन नहीं देखने को मिलती है, लेकिन जब आप बाहर जाते हैं तो इस तरह की चीज़ें जो है वो आपको देखने को मिलती हैं। बाहर तो आपको बड़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे कि मैंने जब अपनी मेरे साथ जब वाक़या हुआ तो मैं जब अपने अपने कॉलोनी में वापस आया तो मुझे बड़े लोगों के साथ फेस करना पड़ा, बड़े बाहर भी लोगों के साथ बड़ा फेस हुआ मैं। होता ये था कि मैं जब उनसे बातचीत होती थी, मैं बड़ा डरा सा खामोश रहने वाला बच्चा बन गया था, क्योंकि मुझसे जो है ना अपनी लाइफ स्टोरी बताने में बड़ा प्रॉब्लम आती थी। मैं बता नहीं पा रहा था क्योंकि मुझे लगता था कि मैं अगर बताऊँगा तो मैं पहले तो रो पड़ता था बताते हुए, हाँ। क्योंकि आपके माइंड को डर जो खौफ जो है ना वो पैदा कर दिया गया था लोगों तो की तरफ से। कैसे कैसे ज़ीशान आपने अपने माइंड को मेकअप किया कि मुझे अब इन सारी चीज़ों को फेस करना है, मुझे अगर अपनी स्टोरी जो है वो दुनिया को बतानी है, तो अपने अंदर हिम्मत कैसे आपने डेवलप की? हुआ इस तरह कि मैं ना अभी ताज़ा मतलब जैसे लड़ाई वगैरह बड़ी हो जाती थी और मैं मतलब घर वालों से लड़ना, क्योंकि मतलब एक चिड़चिड़ापन आ गया था लाइफ में, क्योंकि लोगों की बातें सुन के बाहर भी। तो मैं अभी कहीं बाहर ना किसी अपने फ्रेंड के साथ ही लड़ा, तो मुझे एक मेरे कॉलोनी की जो ना एक बुजुर्ग औरत वो मुझे मिली, तो कहती बेटा उनकी मुझे बात याद है जिन्होंने मेरी लाइफ को बदल दिया। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा तुम ना लड़ा ना करो, लड़ते हुए प्यारे नहीं लगते, मुस्कुराया कर तुम प्यारे लगोगे। मैं बस कि यार मैं कहा यार ये मुझे कह रही हैं शायद इसमें कुछ ना कुछ मेरे लिए बेहतरी हो। फिर मैंने अपने अल्लाह पाक से बड़ा रुजू किया। हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग लोगों की तरफ भागते हैं, अब जो जिसने इस दुनिया को बनाया हम उनकी तरफ नहीं भागते। तो फिर मैंने जब अपने अल्लाह की तरफ रुजू किया, अल्लाह से मदद मांगी, सब्र की अपील मांगी, तो मेरे अल्लाह ने मुझे सब्र दिया और फिर मुझे एक बड़ी खूबसूरत चीज़ दे दी, मुस्कुराहट। मुझसे कोई बंदा पूछ रहा होता था तो मैं उसको मुस्कुरा के जवाब दे देता था, वो अगला बंदा परेशान हो जाता था कि यार मतलब मैं इसको टीज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ और ये मुझे मुस्कुरा के जवाब दे रहा है। आपका अमेरिका में भी जाना हुआ, तो अमेरिका आप किस सिलसिले में गए थे? मैं 2009 में जब मैंने अपनी स्टडी को कंटिन्यू किया था तो बड़ा मुश्किल था, तो फिर मैंने एक अपने हमारे यहाँ पर शालामार हॉस्पिटल में जी हाउस ऑफ चैरिटी के नाम से हशमत अफंदी बर्न एंड सर्जिकल यूनिट अब तो माशाल्लाह बन गया पूरा। तो मैं वहाँ पर एक दफ़ा वैसे ही ट्रीटमेंट चेकअप के लिए गया, तो वहाँ पे एक टीम आती है जो कि बच्चों को अमेरिका वगैरह लेके जाती है फॉर फर्दर ट्रीटमेंट के लिए जिनका पाकिस्तान में इलाज नहीं हो रहा। तो मैं वहाँ पे वैसे ही रैंडमली चेकअप करवाने के लिए गया, तो शायद मेरे अल्लाह पाक ने मुझे लेके जाना था, कुछ ना कुछ वसीला बना था। मैं पहले ही डरा हुआ था, तो मैं बाबा मुझे कह रहे हैं चलो चेकअप के लिए चल जाते, मैं कह रहा हूँ नहीं बाबा छोड़े, क्या करवाना है, पता नहीं कैसे लोग होंगे ये और वो, क्योंकि एक डर और खौफ मेरे ज़हन में बड़ा था उस टाइम। तो फिर मैं जब गया तो डॉक्टर्स ने मुझे देखा और उन्होंने कहा जी हम इस बच्चे को लेके जाएँगे, हमारा ट्रीटमेंट ये होगा, फर्दर ट्रीटमेंट। बाबा को सारा उन्होंने डिटेल बताई। बाबा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो फादर्स हैं, मेरे फादर जो है मेरे और मेरी मदर जो है माशाल्लाह इस बात के ऊपर बड़ी एंगेज हैं कि माशाल्लाह हमारे वो मुझे बड़ा मोटिव करते हैं कि बेटा कुछ नहीं होता लाइफ में, जो होना था हो गया, अब आगे लाइफ को लेके जाना है। ज़ीशान जब आपको ये मसनूई हाथ लगा, तो कैसी फीलिंग थी उस वक़्त? क्या तासुरात थे आपके? 2009 में मैं गया था अमेरिका और जो है उन तासुरात ये थे कि मुझे, क्योंकि 3 माह का मेरा टूर होता था और उसमें ये था कि 2 माह के अंदर मुझे पूरा प्रोसीजर हो जाता था, आर्टिफिशियल हैंड वगैरह प्रोवाइड कर दिए जाते थे। 1 मंथ उन्होंने जब मुझे प्रोवाइड किए, मैंने उसको देखा, उसको जब उसका पहली जो कहते हैं ना चीज़ पकड़ के अपने मुँह में डाली थी ना, वो जो फीलिंग्स थी ना मेरे लिए बड़ी कहते हैं ना अनकाउंटेबल थी कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था कि मैं मतलब अपने हाथ से खुद ही उठा के खा पी रहा हूँ, लिख रहा हूँ और चीज़ें वगैरह अच्छा कर जब रहा हूँ। आपको उन्होंने ये प्रॉम्प्ट दिया, तो तब आपको थोड़ा ऑकवर्ड लगा कि ये मैं इसको किस तरह से यूज़ करूँगा या क्या चीज़ है? नहीं वो इसके लिए आप ना आपके लिए बड़ा एक चीज़ होती है कि अल्लाह पाक आपके लिए रास्ते बना देता है। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि अगर अल्लाह पाक अगर एक दरवाज़ा बंद करता है तो 70 खोलता है।
तो मेरे लिए इस चीज़ को एक्सेप्ट करना बड़ा ईज़ी था। मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे ये नहीं फ़ील हुआ कि मैं पता नहीं कैसे इनको यूज़ करूँगा। मेरे इवन के जो डॉक्टर्स हैं वो मुझे बड़ा कहते होते हैं कि ज़ीशान यू आर अ वन, जिसको हमें बुला के खुशी होती है कि मतलब हमने 82 बच्चों को लेके जा चुके हैं, पर उनमें से तुम एक वाहिद हो क्योंकि तुमने अपनी इन चीज़ों को इस्तेमाल करने का तरीका, इसके अंदर रहने का तरीका सीख लिया है। आपने एक गाड़ी बनाई जो कि आवाज़ की मदद से चलती है। बेसिकली तो वो एक यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट था। आपने उसमें किस तरह से अपना कंट्रीब्यूट किया, किस तरह से हिस्सा लिया उसमें? जब ये वाक़या होने के बाद फिर ना अल्लाह पाक ने एक और बड़ी जो कह लें कि चीज़ से नवाज़ा, वो था कि मेरा पाँव से टाइपिंग करना। मैंने फिर अपनी पाँव से जब टाइपिंग करना स्टार्टअप लिया तो मेरे लिए बड़ा हार्ड था कि पाँव से यार टाइपिंग करना, ऊपर मैं बैठा हूँ, नीचे तक देखना, और बड़ा मुश्किल हो रहा था। मुश्किल हो फिर अल्लाह पाक ने एक ज़हन में एक चीज़ डाली कि क्यों ना पहले कीबोर्ड के वर्ड्स को याद कर लिया जाए। जब मैं कंप्यूटर साइंस में गया तो फिर हमारा एक यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट आया था, हमने एक नेटवर्किंग का प्रोजेक्ट था, हमने वॉइस कंट्रोल रिपोर्ट कार्ड बनानी थी उससे एक। तो हमारा बेसिकली ये था उसमें अंदर कि कुछ प्रोग्रामिंग हमें जो नेट से मिल गई थी, कुछ हमने खुद अपनी उसके अंदर की ताकि हमारा जो है वो जो हमें टास्क दिया गया वो कंप्लीट हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने टास्क उसको कंप्लीट किया था, मेरे दोस्त ने मिलके हमने, क्योंकि उसको जो है वो पेज वगैरह वो पूरा एक स्ट्रक्चर भी डिज़ाइन करना था, वो अच्छा, डेफिनेटली अच्छा, उसमें अच्छा। मेरे दोस्त ने हेल्प की थी, और उसके अंदर कुछ प्रोग्रामिंग मेरे दोस्त ने डाली, कुछ मैंने खुद डाली, तो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं और हिम्मत हार जाते हैं, खुदकशी की जानिब जो है वो ख़ुद को राग़िब करने लग जाते हैं और हिम्मत जो है उनका हौसला पस्त हो जाता है, ऐसे लोगों को कोई जवाब देना चाहेंगे, कोई ऐसा पैगाम देना चाहेंगे ताकि वो अपने हौसले जो है वो बुलंद रखें और आपकी तरह जो है वो मोटिवेशन की जानिब वापस आएँ? मेरा सबके लिए ये पैगाम है कि आप लाइफ में जो है प्रॉब्लम्स, मुश्किलात हर किसी के साथ हैं। ये नहीं है कि हर बंदा इजी होके बैठा हुआ है और इजी है, या कुछ ना कुछ उसके साथ प्रॉब्लम्स नहीं है। प्रॉब्लम्स अल्लाह पाक की तरफ से आती हैं और अल्लाह पाक ही उन्हीं का रास्ता बनाता है। अब मेरे साथ जो थी, लोगों ने अगर मुझे टीज़ किया था तो मैंने ये नहीं समझा था कि मेरे लिए प्रॉब्लम्स आई हैं। मैंने लोगों से ही सीखा है अपने आप को। लोगों ने मुझे कहा कि जनाब ज़ीशान तू गाड़ी नहीं चला सकता। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गाड़ी चलाई। मुझे लोगों ने कहा तू फुटबॉल नहीं खेल सकता। अल्हम्दुलिल्लाह फुटबॉल खेला है। तो लोग आपको अगर टीज़ कर रहे हैं तो उसी के अंदर कोई ना कोई पॉजिटिव बात छुपी हुई है, जो कि आपको खुद ढूँढनी है। वो ढूँढने का एक ही तरीका है कि अपने आप को अल्लाह के पास राग़िब करें और अल्लाह से अपील करें कि यार अल्लाह पाक आपके लिए रास्ते बना के पहले बैठा हुआ है, फिर उसको फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। तो लाइफ में कुछ ना कुछ करने के लिए मेहनत ज़रूरी है डेफिनेटली, बट उसके लिए आपका अपना जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है अपने अंदर, वो लाना भी बड़ा ज़रूरी होता है। जी, तो नाज़रीन, हमने ज़ीशान से आपकी मुलाकात करवाई। ज़ीशान के दोनों बाजू नहीं हैं, लेकिन ये फिर भी बाहिम्मत इंसान है। गाड़ी भी चलाते हैं, निजी ऑफ़िस में नौकरी भी करते हैं और रोज़मर्रा की अपनी ज़िंदगी को भी देखते हैं। उम्मीद करते हैं आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए डिजिटल पाकिस्तान। अल्लाह ने के बाद।